हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिया स्टडी क्लासेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन। तो जैसा कि मेरा पिछला वीडियो आ चुका है, इसी चैप्टर का जो आधा पार्ट है वो वाला वीडियो आ चुका है। आधा पार्ट जो बाकी है उसको इसमें हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था, इसीलिए दो पार्ट में इसको बांट दिया गया है। यानी कि आप लोगों की सुविधा के लिए दो पार्ट में बांट दिए हैं। तो अभी तक आप हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, वीडियो चैनल पे मौजूद है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। तो चलिए, टाइम को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए अब हम लोग चैप्टर को शुरू किया जाए। तो उस जो पहला हमारा पार्ट है उसमें हम लोग छोड़कर आए थे कहाँ तक, यानी कि दर्पण के पद, दर्पण के जो भी टर्म्स थे वहाँ तक छोड़ के आए थे। यानी कि फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ये सब हम लोग वहाँ तक स्टॉपेज करके आए थे। तो अब हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ से जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा रहेगा किरण आरेख के नियम। किरण आरेख के नियम यानी कि लॉ ऑफ रे डायग्राम। चलिए अब यहाँ से वीडियो का शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं किरण आरेख के नियम। क्या है? किरण आरेख के नियम। किरण आरेख के नियम यानी कि लॉ ऑफ रे डायग्राम। रे डायग्राम रे डायग्राम दोस्तों, ये जो हमारा ये पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर जो हमारा ऑप्टिक्स फिजिक्स में, हमारा ऑप्टिक्स में ये आपको पीछा नहीं छोड़ने वाला है। अगर आप 12th तक अगर आप साइंस से लेते हैं तो यहाँ भी आप ऑप्टिक्स पढ़िएगा, फिजिक्स आपको किरण आरेख का नियम सब में लागू होगा। चलिए यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, देखिए मुख्य रूप से किरण आरेख का जो नियम है चार नियम है। यानी कि किरण कैसे आएगा तो ऐसे आएगा तो कैसे जाएगा, यही से नियम है। किरण मतलब किस तरह आएगा तो किस तरह फिर परावर्तित होगा, ये हमारा है किरण आरेख नियम। तो फर्स्ट हमारा नियम क्या कहता है? फर्स्ट नियम कहता है जब कोई प्रकाश की किरण, देखिए ये किरण आरेख का नियम क्या है, गोलीय दर्पण में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें समतल दर्पण की बात नहीं है। समतल दर्पण का वहीं पे एंड हो गया है। अब हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं गोलीय दर्पण के लिए। तो गोलीय दर्पण के लिए जो हमारा फर्स्ट किरण आरेख का नियम है, इसमें क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होगी। हम लोग पढ़े हैं ना, ये देखिए, ये आपका एक दर्पण हो गया, ये दर्पण मान लीजिए अवतल दर्पण है। जब कोई प्रकाश की किरण, ये मुख्य अक्ष हो गया, ओ हो गया, ये सॉरी पी हो गया, यानी कि ध्रुव हो गया, एफ हो गया और ये आर हो गया। तो फर्स्ट नियम क्या कहता है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, ये आपका गोलीय दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, इसके समानांतर यानी क्या, इसके पैरेलल जब ये आपतित होगी तो नियम क्या कहता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तब वह परावर्तन के बाद, अब आपतन हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसका परावर्तन होगा ही, तब वह परावर्तन के बाद, यहाँ पर देखिए दो, हमारा गोलीय दर्पण में दो दर्पण है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो दोनों दर्पण के लिए नियम लागू होगा। तो परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में फोकस से होकर जाती है, यह है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में यहाँ फोकस है, फोकस से होकर जाती है, ओके। जबकि उत्तल दर्पण में फोकस से निकलते हुए महसूस होती है। तो आप इसको मान लीजिए, इधर से ये उत्तल दर्पण हो गया, हम इधर से इसको कलाई कर दे रहे हैं, इधर से मिटा दे रहे हैं, ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। तो इधर से अगर हम आपतित करेंगे तो क्या, ये इधर भागेगा, इधर इधर भागेगा ना, ये फोकस हो गया, इधर से निकलते हुए महसूस होगी। इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा अच्छी तरह से समझ में आएगी बात। इसको चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चार इसके नियम हैं, वो कोई खास हार्ड नहीं है, इजी है। देखिए गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख के चार नियम हैं मुख्य रूप से। देखिए गोलीय दर्पण के लिए लिख देते हैं पहले, गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख के चार नियम हैं। गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख के क्या है, चार नियम हैं। किरण आरेख के चार नियम हैं। आप लोग वीडियो बने रहिएगा, उम्मीद है आपको एक भी पॉइंट मिस माइंड नहीं होगा, अच्छी तरह समझ में आएगा। बस आपको अच्छी तरह से वीडियो देखना है। तो फर्स्ट नियम क्या कहता है, जब कोई प्रकाश की किरण, क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है। यहाँ पे सिर्फ गोलीय दर्पण नहीं बोल दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुख्य अक्ष सभी के लिए बराबर ही होगा।
गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद क्या होगा, पहले लेते हैं अवतल दर्पण में फोकस से होकर जाती है। ओके, अवतल दर्पण में क्या होगा, फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है, जबकि उत्तल दर्पण में क्या होगा, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस से निकलती हुई महसूस होगी। फोकस से, ये आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं फोकस क्या होता है। फोकस से निकलती हुई महसूस होती है, फोकस से क्या निकलती हुई महसूस होती है, फोकस से निकलती हुई महसूस होती है। ये तो हो गया फर्स्ट नियम। जब कोई प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में फोकस से होकर जाती है, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस से निकलती हुई महसूस होती है। तब याद रखिएगा, फिजिक्स में कहीं भी आप जब ऑप्टिक्स पढ़िएगा, बात आएगी जब परावर्तन की, तो कहीं भी मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होगी कोई किरण तो वह परावर्तन के बाद फोकस से होकर ही जाएगी। अगर अवतल दर्पण है तो, नहीं तो उत्तल दर्पण है तो फोकस से निकलती हुई महसूस होगी। इसका डायग्राम बना लीजिए आप। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में चूंकि धंसा होगा इसीलिए ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। यहाँ पे एक पोल दे दीजिए, ये आपका ध्रुव हो गया, ये एक मुख्य अक्ष यानी कि प्रधान अक्ष हो गया, ये हमारा F हो गया फोकस, ये हमारा R हो गया। अब यही ना मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर एक किरण आप कहीं भी आपतित कर लीजिए, कहीं भी, यहाँ पे नियम यही कहता है फोकस से होकर ही जाएगी। तो परावर्तन होगा इसका, तो कहाँ जाएगा, फोकस से होकर जाएगी, यहीं पे आपका फोकस हो जाएगा, फोकस होकर जाएगी। ये तो हो गया आपका अवतल दर्पण में। अभी इधर आइए उत्तल दर्पण में, क्या ये उत्तल दर्पण है, उभरी हुई होगी, आपको हम बता चुके हैं दर्पण की पहचान। तो ये हो गया उत्तल दर्पण। ओके, यहाँ पे हम दे देंगे पोल P हो गया, ये हो गया मुख्य अक्ष हो गया, क्योंकि इसमें इधर होगा F और R, F हो गया और R। तो इसमें देखिए परावर्तक सतह इधर है, तो इस पर हम प्रकाश की किरण इधर से आपतित हो रही है, इधर से आपतित करेंगे तो ये टकरा कर वापस उधर की तरफ जाएगी। ठीक है, इधर जा रही है देखिए, तो देखिए जब देखिएगा तो लग रहा है इधर से निकल रहा है, फोकस यहाँ से निकल रहा है, वास्तव में निकल नहीं रहा, निकलता हुआ महसूस हो रहा है। इसलिए ये नियम इस तरह बनाया गया है। ये हो गया फर्स्ट नियम। उम्मीद है ये नियम भी आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और जो सेकंड लॉ है, जो सेकंड नियम, वो क्या कहता है, वो बिल्कुल जस्ट इसके ऑपोजिट है। इस सेकंड लॉ क्या कहता है, जब कोई प्रकाश की किरण, ये देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण के फोकस से होकर जाती है अथवा अवतल दर्पण के फोकस पर आपतित होते हुए महसूस होती है, ओके, तब वो परावर्तन के बाद अवतल दर्पण, तब वह मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित होती है। यही हमारा सेकंड लॉ है, ध्यान से देखिए, ये भी समझ में आ जाएगा। दूसरा नियम क्या है, इसी के जस्ट उल्टा है। जब कोई प्रकाश की किरण, सॉरी इधर हम जब लिखेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के फोकस से होकर आपतित होती है, बात समझना है बस, आपको कोई भारी नहीं है। फोकस से होकर आपतित होती है अथवा
क्योंकि दोनों दर्पण अलग अलग है इसलिए दोनों पे नियम लागू होगा। अथवा उत्तल दर्पण के फोकस पर आपतित होती हुई महसूस होती है। इसमें महसूस होगा क्योंकि रियलिटी नहीं है। आपतित होती हुई या महसूस होती है, महसूस होती है तब वह मुख अक्ष के समानांतर, क्योंकि मुख अक्ष एक ही होगा ना दोनों में, दोनों के लिए सिमिलर होगा। मुख अक्ष के समानांतर, मुख अक्ष के समानांतर क्या होगी? परावर्तित होगी। मुख अक्ष के समानांतर परावर्तित होती है। ये हो गया सेकंड लॉ। जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के फोकस से होकर आपतित होती है अथवा उत्तल दर्पण के फोकस पर आपतित होती हुई महसूस होती है तब वह मुख अक्ष के समानांतर परावर्तित होती है। ये हो गया सेकंड लॉ। इसका फिगर बना लीजिए आप। जस्ट इसके उल्टा है। इसमें इधर से हम किए हैं ना आपतित, इसमें इधर से करेंगे और इधर से परावर्तन होगा। दोनों कहीं भी फिगर बनाएंगे ना दोनों को बनाएंगे, क्योंकि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों के लिए है। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, इधर कर दीजिए आप। ये भूलिएगा नहीं, कलई करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कौन सा परावर्तक सतह है। ये हो गया, ये हो गया मुख अक्ष हो गया, ये हो गया मुख अक्ष। यहाँ पे हो गया एफ हो गया, यहाँ पे हो गया आर हो गया। देखिए इसमें क्या है, फोकस से होकर आपतित होगी, यही ना फोकस है। अब हम एक इधर से लेते हैं, इधर से ही ये फोकस है, इससे होकर आपतित हो रही है यहाँ पे, तो परावर्तन होगा ना, ये मुख अक्ष के समानांतर ही आएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये इधर से आपतित हो रही है, मुख अक्ष के समानांतर जाएगी। जस्ट इसी तरह है आपका उत्तल दर्पण में। देखिए ये हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गया इसका कलाई वाला भाग, और इसका सामने वाला जो हो जाएगा ये आपका हो गया परावर्तक सतह हो गया। इधर हो गया पोल हो गया, और इधर बना लेंगे एक मुख अक्ष। ये हो गया मुख अक्ष। ये हो गया हमारा आर, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एफ होगा, पहले एफ होगा और यहाँ पे हो जाएगा आर। तो क्या है इस पे, देखिए इस पे आपतित होती हुई महसूस होगी यहाँ पे। जस्ट इसके विपरीत है, लग रहा है कि फोकस पे आपतित हो रही है, महसूस हो रहा है, तो ये परावर्तित होगी तो मुख अक्ष समांतर जाएगी। यही है, ये नियम कहता है। तो ये हो गया हमारा दो नियम, दो लॉ, ये दोनों जस्ट एक दूसरे के विपरीत है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जगह कम है, इसकी वजह से हम लोग ब्रेक लेते हैं, और आपसे गुजारिश है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो हमारा थर्ड और फोर्थ लॉ है, तीसरा चौथा नियम है। अब हम लोग जो अगला जो नियम है, तीसरा और चौथा नियम, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो तीसरा नियम क्या कहता है? देखिए तीसरा नियम कहता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है अथवा उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र पर आपतित होते ही महसूस होती है, तब वो उसी पथ पर वापस लौट जाती है। समझा देते हैं पहले आपको। ये हो गया आपका एक ये दर्पण हो गया, एक ये दर्पण हो गया। ये मान ये हो गया आपका अवतल दर्पण, और ये हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ये ध्रुव हो गया, मुख अक्ष हो गया, इधर भी ध्रुव हो गया, मुख अक्ष हो गया, वक्रता केंद्र हो गया आर हो गया, इधर भी वक्रता केंद्र आर हो गया। तो देखिए जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है, यानी का वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, तब उसी पथ पर वापस लौट आती है, इसी पथ पर इधर ही वापस लौट आएगी। ओके, वो वापस लौट आएगी यहाँ टकरा कर। अब ये हो गया उत्तल दर्पण में। जब कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के क्या वक्रता केंद्र पर आपतित होते ही महसूस होगी, तो ये भी इसी दिशा में वापस लौट जाएगी। तो यही हमारा नियम कहता है। बस इजी नियम है, इसको लिख देते हैं आप लोगों के साथ में। ये हो गया हमारा थर्ड लॉ, तीसरा नियम कहता है। तीसरा नियम क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण, चूंकि दर्पण दो है ना, इसीलिए अवतल दर्पण के
क्या वक्रता केंद्र से अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है, केंद्र से होकर आपतित होती है, अथवा वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है, अथवा उत्तल दर्पण में, क्या यहाँ पे उत्तल दर्पण आएगा, अथवा उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र पर, उत्तल दर्पण में महसूस ही होगा, रियलिटी नहीं होगा। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र पर आपतित होती हुई महसूस होगी। क्या इसमें महसूस होगी, आपतित होती हुई महसूस होगी, आपतित होती हुई महसूस होती है, तब वह उसी पथ पर विपरीत दिशा में लौट जाती है, उसी पथ पर विपरीत दिशा में लौट जाती है। क्या होगी, विपरीत दिशा में लौट जाती है, विपरीत दिशा में परावर्तित हो जाती है, लौट जाती है, बात बराबर ही है, लौट जाती है। ये हो गया हमारा तीसरा नियम। जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है, अथवा उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र पर आपतित होती हुई महसूस होती है, तब वह उसी पथ पर विपरीत दिशा में लौट जाती है। ये देखिए, पहले ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण पे ले लेते हैं, उसके बाद फिर उत्तल दर्पण मिलेंगे। ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया हमारा, ये परावर्तक सतह हो गया, यहाँ पे मुख्य अक्ष बना लेंगे, एक मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, यहाँ पे हमारा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा एफ हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा। तो क्या कहता है, पहले वक्रता केंद्र पर आपतित होगी, ये हो गया वक्रता केंद्र पर आपतित होगी, तो इसी पथ पर वापस लौट जाएगी, इसी पथ पर, यानी कि यही लाइन है, वापस लौट जा रही है। और ये हो गया उत्तल दर्पण पे, उत्तल दर्पण, इसमें ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया पोल हो गया, यहाँ पे एफ हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा। तो यहाँ पे आर पे महसूस होगा, इधर से आएगी प्रकाश की किरण, लग रहा है कि इस पे आर पे आपतित हो रही है, लेकिन फिर परावर्तन के बाद इसी पथ पर वापस लौट जाएगी, यही है, यही हो लाइन। ये हो गया तीसरा नियम। चौथा नियम क्या कहता है, देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव पर, यानी कि पोल पर, ध्रुव पर आपतित होती है, तब वह मुख्य अक्ष के साथ बराबर कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। ये बिल्कुल इजी है। जब कोई प्रकाश की किरण, सबसे इजी वाला यही है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष, गोलीय दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, यानी कि पोल पर के ध्रुव पर आपतित होती है, गोलीय दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, तब वह मुख्य अक्ष के साथ, क्या होगा, मुख्य अक्ष के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, मुख्य अक्ष के साथ बराबर कोण बनाते हुए वापस लौट जाती है, बराबर कोण बनाते हुए वापस, बराबर कोण बनाते हुए परावर्तित होती है, ये भी लिख सकते हैं आप, परावर्तित होती है, परावर्तित हो जाती है, ये भी लिख सकते हैं। इसका फिगर देखिए, समझ में आएगी बात। देखिए, ये हो गया, इसमें तो खैर दोनों के लिए बात सिमिलर ही है, दोनों में मुख्य अक्ष एक ही होगा, इसमें कोई विवाद नहीं है। ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, इसमें हम कोई एफ आर नहीं दिखा रहे हैं। देखिए, पी दिखा देंगे, पी। जब कोई प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, यही ध्रुव है, इस पर आपतित होगी, सॉरी टेढ़ा हो गया, क्या होगा, ध्रुव पर आपतित होगी, यही ध्रुव है, तब मुख्य अक्ष के साथ बराबर कोण बनाते हुए, यानी क्या, यहाँ पे कोण थीटा है ना, तो इधर भी कोण थीटा ही बनाएगा, इधर भी कोण थीटा ही बनाएगा, यानी कि अगर यहाँ पे अगर 60 डिग्री कोण बना रहा है, तो इस 60 डिग्री कोण नीचे भी बनाएगा। ये हो गया, ये तो हो गया ना हमारा अवतल दर्पण में। अब ये देखिए उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में नियम कैसे काम करता है, देखिए,
ये हमारा हो गया उत्तर दर्पण हो गया मान लीजिए, ये हमारा मुख अक्ष हो गया, मुख अक्ष, ये हमारा पोल हो गया, ध्रुव हो जाएगा। ये देखिए यहाँ ध्रुव पे आपतित होगी ना, ध्रुव पे आपतित हो रही है, तो परावर्तन इसका नीचे होगा, ये देखिए इधर हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पे अल्फा कोण बन रहा है, देखिए अल्फा कोण बन रहा है, तो यहाँ पे भी अल्फा कोण ही बनेगा, यानी मैं जितना डिग्री का यहाँ बनेगा उतना ही डिग्री का यहाँ बनेगा। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको न्यूमेरिकल में काफ़ी मदद करेगा आगे क्लासों में। ये हो गया हमारा 4 नियम, किरण रेख नियम। उम्मीद है ये 4 नियम आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको माइंड में अच्छी तरह रख लीजिएगा, आगे बहुत इसका इस्तेमाल होने वाला है। तो इसका फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं यहाँ से, अब अभी तक हम लोग नियम कानून जो भी थे उसको हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से उसी नियम कानून के आगे का जो काम होगा वो उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे अब क्या भाई, वस्तु, यानी क्या बोलते हैं इसको, बिंब, इमेज। बिंब किसे कहते हैं, देखिए बिंब आप लोग देखिए वह बिंदु या बिंदुओं का समूह जिससे निकलने वाली प्रकाश की किरणों का परावर्तन या अपवर्तन होता है, बिंब कहलाता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, मनुष्य, हम आप, कोई भी वस्तु पड़ा हुआ है, बिंब है, ये हो गया बिंब हो गया। प्रतिबिंब, अब जस्ट इसके विपरीत एक प्रतिबिंब भी होता है, बिंब है तो उसका प्रतिबिंब भी होगा, यानी कि इमेज। किसी वस्तु से निकलने वाले प्रकाश की किरणों के परावर्तन या अपवर्तन के उपरांत जिस बिंदु या बिंदुओं के समूह पर काल्पनिक या वास्तविक कटान बनता है वो हमारा प्रतिबिंब कहलाता है। इसको लिख दे रहे हैं पहले क्या हो जाएगा, बिंब यानी का ऑब्जेक्ट, बिंब। ये हो गया हमारा जो फर्स्ट पॉइंट हो गया, बिंब यानी का ऑब्जेक्ट, हो गया बिंब यानी का ऑब्जेक्ट। देखिए अब इसको क्या बोलते हैं, वह बिंदु या बिंदुओं का समूह, वह बिंदु या बिंदुओं का समूह, वह बिंदु या बिंदुओं का समूह, वह बिंदु या बिंदुओं का समूह जिससे निकलने वाली प्रकाश की किरणों का परावर्तन या अपवर्तन होता है, जिससे निकलने वाली प्रकाश की किरणों का परावर्तन या अपवर्तन होता है। प्रकाश की किरणों का परावर्तन या अपवर्तन होता है। परावर्तन या अपवर्तन क्या होता है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे अगला चैप्टर में। अपवर्तन, परावर्तन या अपवर्तन होता है, क्या कहलाता है, बिंब, बिंब कहलाता है, बिंब कहलाता है। ये हो गया हमारा बिंब। ये वह बिंदु या बिंदुओं का समूह जिससे निकलने वाले प्रकाश की किरणों का परावर्तन या अपवर्तन होता है, बिंब कहलाता है। ये हो गया हमारा बिंब। देखिए बिंदुओं का समूह क्या होगा, जैसे हम हो गए, आप हो गए, कोई भी वस्तु हो गया, कागज, लकड़ी वगैरह, बहुत सारे बिंदुओं का समूह है, एक बिंदु नहीं, इसलिए यहाँ पे बिंदुओं का समूह लिखा गया है। अब बिंब है तो उसका प्रतिबिंब भी बनेगा, प्रतिबिंब। अगला हमारा क्या है, प्रतिबिंब, जस्ट इसका उल्टा, यानी का इमेज, इसको हम लोग बोलते हैं इमेज। देखिए किसी वस्तु से निकलने वाले प्रकाश की किरणों के परावर्तन या अपवर्तन के उपरांत, किसी वस्तु से निकले प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के उपरांत, मतलब अपवर्तन के उपरांत जिस बिंदु या बिंदुओं के समूह पर, जिस बिंदु या बिंदुओं के समूह पर काल्पनिक या वास्तविक कटान बनता है, जिस बिंदु या बिंदुओं के समूह पर, बिंदुओं के समूह पर काल्पनिक या वास्तविक कटान बनता है, काल्पनिक या वास्तविक क्या हुआ, कटान बनता है, काल्पनिक या वास्तविक कटान बनता है, क्या प्रतिबिंब कहलाता है। ये तो हो गया हमारा प्रतिबिंब कहलाता है।
प्रतिबिंब हो गया। किसी वस्तु से निकलने वाले प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के उपरांत जिस बिंदु या बिंदुओं के समूह पर काल्पनिक या वास्तविक कटान बनता है प्रतिबिंब कहलाता है। अगर यहाँ पे आपको बात नहीं समझ में आई तो आप सब्र कीजिए, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं कैसे प्रतिबिंब बनता है, वहाँ पे बात अच्छी तरह समझ में आएगी ये काल्पनिक या वास्तविक कटान क्या होता है। फिलहाल पढ़ेंगे हम लोग प्रतिबिंब के प्रकार। देखिए प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब मुख्य रूप से हमारा प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा हमारा क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब। दूसरा जो हमारा है वो है काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अभी वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब का डिफिनेशन देखिए, अगर आप देखते हैं तो वो वह प्रतिबिंब जो किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। यानी क्या, वह प्रतिबिंब जो किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, रियल, एक्चुअली में रियल कटान बनता है। यह मूल वस्तु के सापेक्ष वास्तविक क्या है, उल्टा होगा और इसे हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं। ये हो गया हमारा वास्तविक प्रतिबिंब। अब काल्पनिक प्रतिबिंब, वह प्रतिबिंब जो किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है, यानी इसे इमेज किया जा सकता है, रियल में नहीं, काल्पनिक कटान से बनता है, उसे हम लोग बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। यह मूल वस्तु के सापेक्ष सीधा होगा, लेकिन इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। इसको पहले लिख देते हैं, वह प्रतिबिंब, वह प्रतिबिंब जो किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, वास्तविक कटान से बनता है, वास्तविक कटान से बनता है। क्या वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। इसको मिटा देते हैं, फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब क्या कहलाता है, कहलाता है ये जो होगा, यह मूल वस्तु के सापेक्ष, ये जो वस्तु जिसका प्रतिबिंब बना है, यह मूल वस्तु के सापेक्ष, यानी कि उसकी तुलना में, उसके कंपैरिजन में, वास्तविक क्या है, उल्टा, मूल वस्तु के सापेक्ष वह प्रतिबिंब जो किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। यह मूल वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है तथा इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। यह ध्यान में रखिएगा, उतारा जा सकता है, उतारा जा सकता है। ये हो गया हमारा वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए इसका ट्रिक है, वास्तविक प्रतिबिंब होगा उल्टा होगा, यानी कि जो रियल होगा वो उल्टा होगा, काल्पनिक जो इमेजिनरी होगा वो सीधा होगा। और वास्तविक है तो इसको हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं, लेकिन काल्पनिक को नहीं उतार सकते हैं। दूसरा हमारा क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक, कहाँ पे लाइन जा रहा है। दूसरा हमारा क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। जस्ट इसके उल्टा हो गया, वह प्रतिबिंब, वह प्रतिबिंब जो किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है, वह प्रतिबिंब जो किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है, काल्पनिक कटान से बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है।
क्या कहलाएगा? काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। अभी जो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा यह मूल वस्तु के सापेक्ष, यह मूल वस्तु के सापेक्ष, देखिए काल्पनिक है तो सीधा होगा, काल्पनिक है तो सीधा होगा, सीधा होता है तथा इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। ये तो हो गया हमारा प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब जो किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। यह मूल वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है तथा इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। यहाँ तक हो गया हमारा प्रतिबिंब। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, यानी प्रतिबिंब का निर्माण। प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, किस दर्पण में कैसे होता है, किस दर्पण में हम लोग कहाँ पे रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चूँकि वो थोड़ा डीपली चलने वाला है, हमारा लंबा चलने वाला है, तो उसको हम लोग एक अलग बोर्ड पे उसको नोट करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ से अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रतिबिंब का निर्माण। क्या है? प्रतिबिंब का निर्माण। प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, किस दर्पण में कैसे होता है, यहाँ पे इसको काफ़ी डीपली पढ़ना है। तो अभी आप जो किरण आरेख का नियम पढ़े हैं, लॉ ऑफ रे डायग्राम, यानी किरण आरेख का नियम, जो 4 नियम पढ़े हैं, उसको आप यहाँ भरपूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसीलिए आपको उसको माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए प्रतिबिंब का निर्माण, जब प्रतिबिंब बनेगा तो समतल दर्पण में भी बनेगा और गोलीय दर्पण में भी बनेगा। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं समतल दर्पण में। पहले क्या पढ़ते हैं? समतल दर्पण में। समतल दर्पण में क्या हुआ? समतल दर्पण। समतल दर्पण में देखिए, समतल दर्पण में तो कोई खास लोचा नहीं है, बस एक ही पॉइंट है, उसी में ख़त्म हो जाएगा। बस एक ही पॉइंट है इसमें। देखिए ना फोकस है, ना वक्रता केंद्र है, ना ध्रुव है, कुछ भी है ही नहीं इसमें। सिंपल सा लॉजिक जो नियम है हमारा, जो सिंपल नियम है वो लगेगा इसमें। देखिए कैसे बनता है। ये हमारा एक दर्पण हो गया, समतल दर्पण। ये ले लीजिए मुख अक्ष हो गया। एक अक्ष होना चाहिए ना जिसमें हम वस्तु को रखेंगे। यहाँ पे हम वस्तु को रखते हैं, ये समझ लीजिए ये वस्तु है। एक हम यहाँ पे किरण आपतित करते हैं। देखिए समतल दर्पण में क्या है, जहाँ पे सीधा आपतित कीजिएगा तो उसी को वापस लौटा देगा। तो ये इधर वापस लौट गया, ये इधर वापस लौट गया। तो देखिए इधर भी तो जाएगा ना, लग रहा है इधर से निकलेगा, इधर प्रतिबिंब बनेगा। देखिए खैर इसको भी छोड़िए, आगे इसको बनाएंगे। और एक देखिए, आपको प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम किरण आरेख का 2 नियम लगाना पड़ेगा। 2 नियम के तहत आप परावर्तन कराइए। अब देखिए कहाँ पे कटता है, जो परावर्तन बिंदु है, परावर्तक जो भी किरण है कहाँ पे कटता है, तभी आकर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक हम ये करा दिए, दूसरा ये क्या है, यहाँ पे पोल पे आपसे कराएंगे तो ये थीटा का हो है, नियम बढ़िया हो गया। तो ये बराबर कोण में आधा वापस लौट जाएगी। देखिए बराबर कोण में आधा वापस लौट गई ना यहाँ पे। देखिए ये क्या है, अब देखिए इधर तो नहीं कटेगा, इधर भाग जाएगा, इधर भाग जाएगा, इधर कभी मिल ही नहीं सकता है। तो जब तक नहीं कटेगा दोनों रेखा तब तक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो आप सोचिएगा उल्टा दिशा में कहाँ पे कट रहा है, दोनों को आगे बढ़ाइए। इसको भी आगे बढ़ाइए आप, इसको भी आप कंटिन्यू कीजिए, आगे बढ़ाइए, इसको भी आप आगे बढ़ाइए, कहाँ पे कटता है, यहाँ पे देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है ना, तो यहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ये तो खैर एक हाथ से बनाया हुआ एक मेजरमेंट है, जब आप सही मेजरमेंट कीजिएगा तो बिल्कुल यही आएगा। इसका मतलब क्या कहता है, ये नियम क्या कहता है, जब आप समतल दर्पण में आप प्रतिबिंब बनाइएगा तो वह हमेशा सीधा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु से समान दूरी पर बनेगा। और जब सीधा बन रहा है तो काल्पनिक ही होगा, यानी कि पीछे बन रहा है। ये देखिए बराबर आ गया कि नहीं आ गया, यही नियम है, कोई खास नियम नहीं है। इसको भी लिख लीजिए। समतल दर्पण में देखिए, समतल दर्पण में क्या है, समतल दर्पण में क्या होगा, प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर क्या होगा, वस्तु के बराबर सीधा अर्थात
यहाँ पे अर्थात लग जाएगा, यानी कि सीधा मतलब क्या है, सीधा मतलब वो हमारा काल्पनिक होगा, वास्तविक तो होगा नहीं। सीधा अर्थात काल्पनिक, काल्पनिक, सीधा अर्थात काल्पनिक। अब याद रखिए, कहीं भी अगर सीधा बन रहा है ना प्रतिबिंब तो वो काल्पनिक ही होगा, और इसके उल्टा कहीं भी अगर काल्पनिक बन रहा है तो सीधा ही होगा। काल्पनिक क्या है, समान दूरी पर, समान दूरी मतलब वस्तु से समान दूरी पर, समान दूरी पर तथा दर्पण के पीछे बनता है, तथा दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। देखिए इसका फिगर बना लीजिए, बात समझ में आएगी अच्छी तरह से। ये हो गया हमारा एक समतल दर्पण, इसको कलर कर दिए, ठीक है। यहाँ पे ले लीजिए मुख अक्ष, क्या होगा ये मुख अक्ष। यहाँ पे आप वस्तु को रख दीजिए, ये गोली है नहीं कि इसमें किरण रेखा पूरा नियम फॉलो होगा। देखिए एक हम सीधा एक किरण आपतित किए, तो देखिए समतल दर्पण में क्या है, आप सीधा कोई भी प्रकाश मारिएगा ना वापस लौटा देगा, एकदम सीधा किए, तो क्या किया वापस इधर लौटा दिया, वापस लौटा दिया। अब एक हम यहाँ पे आपतित किए, ये मान लीजिए ध्रुव है, पोल है, तो बराबर कोण में आता है वापस लौट जाएगी, जो हम लोग चौथा नियम पढ़े हैं किरण रेखा। तो देखिए आपको दो किरण को कटाना है एक दूसरे से, तभी जाकर प्रतिबिंब बनेगा, वरना प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो इसको अगर आप एनालिसिस कीजिएगा, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, वो दोनों कभी मिल पाएगा, कभी कट पाएगा, नहीं कटेगा, तो इधर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। जब इधर नहीं बनेगा तो उसका भी सोल्यूशन है, जब इधर नहीं बन रहा है तो इसके उल्टा दिशा में देखिए, क्या इधर बन रहा है, बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। इधर क्या है, हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाइए, आगे इस तरह बढ़ाना है, क्योंकि ये काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। और इसके भी आगे बढ़ाइए आप, आगे बढ़ाइए आप, यहाँ पे कट दिया, ये एक अपना हाथ का डायग्राम है, कोई परफेक्ट नहीं आ सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कट जा रहा है, यहीं पे आपका प्रतिबिंब बनेगा, जहाँ पे कटेगा ना वहीं को आप मुख अक्ष से मिला दीजिए, प्रतिबिंब बन गया। ये हमारा हो गया H1 हो गया, H1, ये हमारा H2 हो गया, यानी कि हाइट 1 हाइट 2, यानी कि बिंब का हाइट प्रतिबिंब का हाइट। तो देखिए कभी भी दर्पण के पीछे बनेगा ना तो वो वास्तविक तो होगा नहीं, क्योंकि काल्पनिक ही होगा। आप सिर्फ इमेज कर सकते हैं, रियल में थोड़ी ना इसको पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, नहीं, इसको पर्दे पर उतार सकते हैं, नहीं। तो ये क्या हो गया, काल्पनिक हो गया। अब काल्पनिक होगा सीधा होगा, तो इसमें क्या है, देखिए हमेशा वस्तु के बराबर होगा, बराबर है, सीधा होगा, सीधा अर्थात काल्पनिक होगा, और समान दूरी पर होगा। जितना दूरी ये होगा ना, ये हमारा वस्तु दूरी, यू बोलेंगे, यू बोलते हैं इसको, वस्तु दूरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, यू। ये हो गया हमारा प्रतिबिंब दूरी, इसको वी बोलते हैं, प्रतिबिंब दूरी वी बोलते हैं, इनका यू बराबर वी होगा। हाइट भी बराबर होगा, H1 बराबर हमारा हो जाएगा H2, ये हो जाएगा हमारा समतल दर्पण में, और V बराबर हो जाएगा U, ठीक है, वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। ये तो हो गया समतल दर्पण में। अब आइए गोलीय दर्पण में। जब गोलीय दर्पण में हम लोग एंट्री करते हैं तो उसमें दो दर्पण आ जाता है, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। तो हम लोग चलते हैं पहले अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में काफी डीपली चलने वाला है। अवतल दर्पण 7 तरीकों से प्रतिबिंब बनाता है, उसमें याद रखिएगा आप, 7 तरीकों से। दूसरा नंबर क्या है, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण 7 तरीकों से प्रतिबिंब बनाता है, 7 तरीकों से प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है, 7 तरीकों से प्रतिबिंब बनाता है। 7 तरीके क्या क्या है आप उसको याद रखिए। देखिए अवतल दर्पण में बहुत सारा अथी है, टर्म्स हैं, बहुत सारा। सबसे पहले ध्रुव है, फोकस है, वक्रता केंद्र है, अनंत है। तो इन्हीं सभी पे हम लोग रखेंगे वस्तु को तो प्रतिबिंब बनेगा। इसको हम लोग ले लेते हैं, इसको ले लीजिए, ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए, ए हो जाएगा, इसको बी हो जाएगा, बी। इसका पहला नियम क्या है, जब वस्तु आप याद कीजिए जो हमारा दर्पण का टर्म्स था, पी पर हो, यहाँ पे ध्रुव की बात नहीं होगा, आप सीधा पी पर हो, इशारों में बात होगा, सिंबल में बात होगा, पी पर हो। जब वस्तु पी पर हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसमें इसी तरह प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए जब वस्तु पी पर हो तो प्रतिबिंब भी पी पर ही बनेगा, ये आप याद रखिएगा।
जब वस्तु पी पर हो तब प्रतिबिंब भी पी पर, प्रतिबिंब भी पी पर वस्तु के बराबर, क्या होगा, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर सीधा। अब सीधा, जाहिर बात है सीधा है तो हमारा काल्पनिक ही होगा, अर्थात क्या होगा, काल्पनिक बनता है, अर्थात काल्पनिक बनता है, अर्थात काल्पनिक बनता है। समझ लीजिए इसको, आप डायग्राम से समझिए, फिगर समझिए, बात समझ में आएगी। ये हो गया हमारा एक अवतल दर्पण। इसको सही से बना लेते हैं, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हाथ से मेजरमेंट उतना अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, फिर भी कोशिश करते हैं आप लोगों को सामने। हाँ, ये थोड़ा अच्छा बना। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। क्या हो गया, अवतल दर्पण। धंसा हुआ है, अवतल होगा, ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ पे हमें बना दिए ध्रुव, क्या होगा, पोल हो गया। ये देखिए पोल हो गया। यहाँ पे क्या होगा, एफ हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा। तो क्या कहता है, जब वस्तु ध्रुव पर हो, यानी का वस्तु यहीं पर है, समझ रहे, पोल पर ही है। एग्जाम्पल तरह यहाँ बनाते हैं, वस्तु ये इधर है, ये हमारा इधर हो गया वस्तु, तब प्रतिबिंब भी वस्तु के, तब प्रतिबिंब भी पी पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, सीधा अर्थात काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक मतलब इधर बनेगा, यानी कि इधर बनेगा, वस्तु के बराबर ही काल्पनिक इधर बनेगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई किरण रेखा नियम नहीं लगेगा, बस एक पॉइंट पर ही तो है, इसमें क्या लंबा चौड़ा किया जाए। तो नीचे जगह कम है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से डीपली चलेगा, आप फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। तो देखिए यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, कहाँ पर हम लोग छोड़ के आए थे, यानी कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण करा रहे हैं हम लोग। तो हम बताए थे आपको सात तरह से ये प्रतिबिंब का निर्माण करता है अवतल दर्पण। पहला हो गया था हमारा, जब वस्तु पी पर हो तो प्रतिबिंब पी पर वस्तु के बराबर सीधा सीधा अर्थात हमारा काल्पनिक बनेगा। ठीक है, तो अब आगे पढ़ेंगे हम लोग, जब वस्तु पी और एफ के बीच हो। देखिए इसमें क्या है, जैसे कि हमारा दर्पण हो गया, ये एक दर्पण हो गया, इधर देखिए पी हो गया, हमारा एफ हो गया, आर हो गया। तो हम लोग एक तो पढ़ लिए, यहाँ पे पी पर बना है प्रतिबिंब, जब वस्तु पी पर हो। और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, पी और एफ के बीच हो, यानी कि इधर हो, पी और एफ के बीच कहीं भी हो, और फिर उसके बाद एफ पर हो, फिर उसके बाद पढ़ेंगे एफ और आर के बीच में कहीं पर हो, फिर पढ़ेंगे आर पर हो, और फिर पढ़ेंगे आर और अनंत के बीच कहीं पर हो, और फिर पढ़ेंगे अनंत पर हो। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप हम लोग इधर बढ़ते जाएंगे, तब देखेंगे प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब वस्तु पी और एफ के बीच हो। देखिए आपको करना कुछ नहीं, बस किरण आरेख का दो नियम, दो लॉ फॉलो करना है। किरण को आपतित कराना है, और देखिए उसका परावर्तन किधर हो रहा है, कहाँ पे उसका कटान बन रहा है, और वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो 4 नियम है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, हम दो किस नियम को लेंगे तो हमारा परफेक्ट प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु पी और एफ के बीच हो, जब वस्तु पी और एफ के बीच होगा तो प्रतिबिंब आपका बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा। जब सीधा बनेगा तो सीधा बनाएगा, समझ रहे हैं, काल्पनिक ही बनेगा, वास्तविक तो बनेगा नहीं। जब वस्तु पी और एफ के बीच हो तब प्रतिबिंब क्या भाई, तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, इसमें सिर्फ दर्पण के पीछे बोला जा रहा है, ये नहीं बोला जा रहा है कि अनंत, दर्पण के पीछे क्या, वस्तु से बड़ा। देखिए बड़ा कैसे बन रहा है, जब मेजरमेंट कीजिएगा तो बड़ा आ जाएगा, वस्तु से बड़ा। और सीधा भी बनेगा, सीधा अर्थात जब सीधा बन रहा है तो काल्पनिक बनेगा, वास्तविक थोड़ी ना बनेगा। सीधा अर्थात काल्पनिक बनता है, सीधा अर्थात काल्पनिक बनता है। जब वस्तु पी और एफ के बीच होता है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा, सीधा अर्थात काल्पनिक बनता है। इसका एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल क्या, डायग्राम बना लीजिए आप। ये हो गया अवतल दर्पण हो गया, नॉर्मली अवतल ही दर्पण होगा। एक मुख्य अक्ष ले लीजिए, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, आप समझ में आएगा। ये हमारा क्या हो गया, ध्रुव हो गया, एफ हो गया, आर हो गया। तो क्या कहें हैं, जब वस्तु पी और एफ के बीच हो, यानी कि पी और एफ के बीच कहीं एक पोजीशन ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए
किरण आरेख का 2 नियम को फॉलो कीजिए। एक हम नियम फॉलो क्या कर रहे हैं, एक मुख्य अक्ष के समानांतर हम किरण आपतित कर दे रहे हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर करेंगे तो कहाँ से फोकस होकर जाएगा ना। आप नियम पढ़े ना, फोकस होकर जाएगा, पहला ही नियम पढ़े आप। ओके, अब हम जो दूसरा हम आपतित करने जा रहे हैं वो करेंगे हम यहाँ से वक्रता केंद्र से होकर, यानी वैसे में किरण तो इधर से ही निकलेगा, लेकिन इसके रेंज में हम लेकर जाएंगे। देखिए इधर हम लोग वक्रता केंद्र से एक किरण आपतित कर रहे हैं। ये थोड़ा हाथ से बंद रहा है, टेढ़ा हो जा रहा है, तो क्या ये इसी पथ पे वापस लौट जाएगी, ठीक है ना। वक्रता केंद्र से होकर इसी पथ पे वापस लौट जाएगी। हम नियम पढ़ेंगे आप, ये नियम हो गया, 2 नियम। 2 नियम के तहत हम 2 किरण आपतित कर दिए, इसका परावर्तन भी करा दिए। तो आप ज़रा गौर से देखिए, इसको आप आगे बढ़ाइएगा, बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा। क्या कभी भी ये एक दूसरे को काटेगा? नहीं काटेगा। तो क्या प्रतिबिंब बनेगा? कभी नहीं, किसी भी कीमत पर प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। तो इस स्थिति में आपको हमेशा याद रखना है, जब इधर नहीं प्रतिबिंब बन रहा है तो आप इधर देखिए, इधर इमेजनरी देखिए, काल्पनिक देखिए इधर। इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। तो इसको आप अब इधर बढ़ाइए, आप। पहले हम इसको बढ़ा लेते हैं, इधर बढ़ाइए, इधर बढ़ गया। इसको भी बढ़ाइए इधर। यहाँ पे काट दिया ना एक दूसरे को, देखिए कट रहा है ना, तो यहीं पे आपका प्रतिबिंब बनेगा। इसको मिला दीजिए इधर से, थोड़ा सही से मेजरमेंट कर लीजिएगा आप। इसको आप मिला दीजिए इधर से, ये मिलेंगे। देखिए क्या बोल रहे थे आपको, अब देखिए नियम फॉलो कर रहा है कि नहीं, इधर बन रहा है कि नहीं। देखिए तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, ये दर्पण है ना, इसके पीछे इधर बनेगा। वस्तु से बड़ा है, देखिए वस्तु कितना छोटा है, प्रतिबिंब इतना बड़ा। वस्तु से बड़ा बना कि नहीं बना? सीधा बनेगा। सीधा बना कि नहीं? सीधा उल्टा क्या मतलब, नीचे बनेगा तो उल्टा बनेगा, ऊपर बनेगा तो सीधा बनेगा, अर्थात काल्पनिक बनता है। इसका मतलब ये काल्पनिक हो गया। ये हो गया हमारा दूसरा नियम। अब इसका तीसरा नियम क्या कहता है, आप आगे की तरफ बढ़ते जाइए, आगे की तरफ पोजीशन को रखते जाइए। तो हम लोग पी पर रख लिए, पी और एफ के बीच में रख लिए। अब क्या बारी है अब एफ की। देखिए अब क्या होता है जब एफ पर, जब वस्तु एफ पर हो, जब वस्तु एफ पर हो, जब वस्तु एफ पर हो, जब वस्तु एफ पर हो। देखिए जब वस्तु एफ पर होगा ना, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, अर्थात वास्तविक बनेगा। इसको भी समझा देंगे आपको। जब वस्तु एफ पर हो तब प्रतिबिंब अनंत पर वस्तु के पीछे बनेगा, अनंत पर वस्तु के पीछे, वस्तु के पीछे बहुत बड़ा, इसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बहुत बड़ा यानी कि विशालकाय बनेगा, बहुत बड़ा। उल्टा अर्थात वास्तविक बनता है, उल्टा अर्थात क्या वास्तविक बनता है, अर्थात वास्तविक बनता है, अर्थात वास्तविक बनता है। देखिए जब तब प्रतिबिंब अनंत पर वस्तु के पीछे बनेगा, बहुत बड़ा, उल्टा अर्थात वास्तविक बनेगा। देखिए इसको आप समझिए ज़रा, काफ़ी डीपली समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, नहीं समझ में आता है उनको। देखिए ये हो गया हमारा अवतल दर्पण हो गया, इसमें बार बार इसको बनाना ज़रूरी है। इसको कलर कर दीजिए इधर से, तब समझिएगा ये अवतल दर्पण। एक पोल ले लीजिए, यहाँ पे ध्रुव हो जाएगा। एक मुख्य अक्ष ले लीजिए, हो गया मुख्य अक्ष। एफ ले लीजिए, यही ना एफ है, इसी पे प्रतिबिंब वस्तु को रखेंगे। ये आर ले लीजिए, इस पे हम एक वस्तु को रखते हैं, ठीक है। अब देखिए किरण आरेख का 2 नियम लगाइए। एक तो हम मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित करते हैं, फर्स्ट नियम है। तो क्या ये फोकस होकर जाएगा? बिल्कुल जाएगा, यही नियम कहते हैं हमारा, फोकस से होकर जाएगा। ये अनंत तक जा रहा है, अनंत तक, इसका मतलब अनंत जा रहा है। और दूसरा हम लोग करते हैं यहाँ से वक्रता केंद्र से होकर आपतित करते हैं, वक्रता केंद्र से होकर। जब वक्रता केंद्र से आपतित होगा, नियम पढ़ेगा, तीसरा नियम जो है इसी पथ पर उल्टी दिशा में वापस लौट जाती है। देखिए ये हुआ मेजरमेंट। ये क्या है? समानांतर है, पैरेलल है, समांतर है।
समांतर देखिए। तो अब तो आप बोलिएगा समांतर है तो एक दूसरे को काटेगा नहीं, मैथ में पढ़ोइएगा आप, समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, लेकिन फिजिक्स क्या कहता है, ये अनंत पर जाकर कहीं ना कहीं काटती है, तभी जाकर प्रतिबिंब बनता है, अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। समझ रहे हैं, आप याद रखिएगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, इसको आप लिखते हैं, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब इसमें नहीं दिखाएगा, क्योंकि अनंत तो आप जानते थोड़े ना, अनंत का लिमिट क्या है, कहाँ बनेगा कहाँ नहीं बनेगा। प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, ये हो गया आपका। तो देखिए ये जब इधर बनेगा तो वस्तु के पीछे है कि नहीं, देखिए इसको आप फॉलो करता है नियम में। देखिए जब प्रतिबिंब अनंत पर हो, जब प्रतिबिंब अनंत पर हो तब प्रतिबिंब अनंत पर, देखिए प्रतिबिंब क्या अनंत पर इधर जा रहा है, वस्तु के पीछे भी है, बहुत बड़ा बनेगा। देखिए और यहाँ से देखिए ये आपका लाइन है, अनंत पर जा रहा है, जहाँ पर कटेगा उसको मिला देंगे, तो ये थोड़ी बहुत बड़ा बनेगा ये, ठीक है, ये बहुत बड़ा बनेगा। अब देखिए उल्टा भी बनेगा, नीचे बनेगा, उल्टा बनेगा, जब उल्टा है तो वास्तविक बनेगा ना, इधर वास्तविक बनेगा। ये हो गया आपका 3 नियम। तो बाकी रह गया अब 4 नियम, तो इसका भी आप फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी तक तो हम 3 नियम पढ़ चुके हैं, तीसरा नियम पढ़े जब वस्तु F पर हो तो प्रतिबिंब क्या बनेगा। और फिर हम लोग F से आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, F है उसके बाद C है, तो अब हम वस्तु को रखेंगे F और C के बीच, तब देखते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनता है। चौथा नंबर पॉइंट है, जब वस्तु F और C के बीच हो, क्या हो, जब वस्तु F और C के बीच हो, जब वस्तु F और C के बीच हो, कहाँ हो, C के बीच, जब वस्तु F और C के बीच हो, जब वस्तु F और C के बीच होगा तो इसका प्रतिबिंब देखिए, इसका प्रतिबिंब बनेगा C और अनंत के बीच बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, जब उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा, यही बस नियम है। तब प्रतिबिंब, तब प्रतिबिंब, तब प्रतिबिंब वस्तु के पीछे, वस्तु इसमें पीछे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि C और अनंत आ जा रहा है ना, तब प्रतिबिंब C और अनंत के बीच, C और C क्या है, वो करता केंद्र है। शायद पिछले कुछ डायग्राम में C की जगह पे R लिखा गया, तो R दूरी होता है, केंद्र नहीं होता है, गलती मिस्टेक हो गया होगा, आप ध्यान दीजिएगा। C वो करता केंद्र, तब प्रतिबिंब C और अनंत के बीच, C और अनंत के बीच, C और अनंत के बीच वस्तु से बड़ा क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा, उल्टा होगा, जब उल्टा होगा तो वास्तविक होगा, उल्टा अर्थात वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है। इसमें भी हम आते हैं अब किरण आरेख के 2 नियम लेकर, किस तरह से प्रतिबिंब बन रहा है। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, अब हो गया अवतल दर्पण, पीछे से आप कलाई कर दीजिए, यहाँ पे P रख दीजिए, मुख अक्ष ले लीजिए, यहाँ पे आप F रख दीजिए, यहाँ पे C रख दीजिए, अनंत हो गया। क्या रखना, क्या है, F और C के बीच रखना है, कहाँ रखना है, F और C के बीच, यहाँ पे हम वस्तु को रखते हैं, एक मुख अक्ष के समांतर किया नापित करते हैं, 2 नियम लगाते हैं, तो क्या से फोकस से हो जाएगी, फोकस से हो जाएगी, जाएगी ना। और दूसरा हम लोग एक ले लेते हैं, इधर इस पे ले लीजिए आप, पोल पे, ध्रुव पे आपतित करते हैं, कहाँ पे, ध्रुव पे। 2 नियम लगाइए, अभी जितना कोण यहाँ बनाएगा उतना ही कोण बनाते हुए ये इधर की ओर जाएगा, देखिए बराबर कोण, इसमें कोण में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, हाथ का मेजरमेंट, देखिए यहाँ पे कटान बिंदु बन रहा है कि नहीं, तो यहीं से मिला दीजिए इसके जस्ट सामने से, यहाँ पे हमारा बन जाएगा प्रतिबिंब। देखिए जो ऊपर लिखे हैं उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखिए तब प्रतिबिंब C और अनंत के बीच, यही ना C है भाई, C है कि नहीं, देखिए C हो गया, और अनंत तो इधर अनंत है, दोनों के बीच बन रहा है, वस्तु से बड़ा बनेगा, इतना छोटा है इतना बड़ा बना, उल्टा बनेगा, उल्टा है, तो उल्टा है तो वास्तविक होगा। तो ये हो गया हमारा 4 नंबर। 5वां नंबर क्या कहता है, हम F और C के बीच आ गए, अब बढ़ेंगे C पर। जब वस्तु C पर हो, जब वस्तु के यहाँ पे हो C पर हो, जब वस्तु
सी पर, देखिएगा ये बड़ा इजी है, सबसे हल्का है। जब वस्तु सी पर होगा ना तब प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा। तब क्या होगा, प्रतिबिंब, तब प्रतिबिंब भी सी पर, यानी कि वक्रता केंद्र पर वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर उल्टा क्या होगा, उल्टा होगा। तो इसमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, उल्टा है तो वास्तविक होगा, उल्टा अर्थात वास्तविक बनता है। देखिए इसका फिगर पे आप डायग्राम पर समझिए, अच्छी तरह से बात समझ में आएगी। ये हो गया अवतल दर्पण, इधर से कलाई कर देना है इसको, ये मुख अक्ष हो जाएगा, मुख अक्ष P हो जाएगा, यहाँ पे F हो जाएगा, यहाँ पे C हो जाएगा। तो क्या कहता है, C को थोड़ा इधर लिख देना क्योंकि प्रतिबिंब नीचे नीचे ही बनने वाला है। यहाँ पे रखते हैं हम एक वस्तु को, मुख अक्ष के समानांतर आपतित कीजिए, फोकस से होकर जाएगी तो जाएगी, बिल्कुल जाएगी। और एक P पर आपतित कीजिए, यहाँ से आपतित दरअसल इधर से हो रहा है, इधर आ रहा है, P पर आपतित कीजिए तो यहाँ बराबर कोण बनाते हुए वापस लौटेगी। देखिएगा, सॉरी थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, देखिए ये हाथ का मेजरमेंट है इसलिए गड़बड़ हो जा रहा है। जब देखिए इसको जब आप सही से मेजरमेंट कीजिएगा ना तो बिल्कुल यहीं पे जाकर काटेगी इसको, ये यहाँ पे, ये देखिए यहीं पे बना उल्टा, यहीं बनेगा, यहीं पे कटा ही है, बिल्कुल काटेगा यहीं पे। देखिए अब देखिए तब प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा, सी पर ही प्रतिबिंब बना है, बराबर ही बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो ये तो हो गया पाँच जो हमारा तरीका है वो हो गया। अब बच गया 6 और 7, उसको भी अभी हम आपके सामने बताने वाले हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। तो देखिए यहाँ तक हम लोग 5 पॉइंट पढ़ चुके हैं, बच गया है 2, 6 और 7, उसका भी यहाँ पे एंड कर ही दे रहे हैं। 6 नंबर पॉइंट क्या है, तो हम लोग 5 में कहाँ तक पहुँचे थे, सी तक पहुँचे थे, यानी जब वस्तु सी पर हो, वक्रता केंद्र पर हो। अब सी से आगे बढ़ेंगे, जब क्या हो जाएगा, वस्तु सी और अनंत के, जब वस्तु सी और अनंत के बीच हो, सी और अनंत के बीच हो, सी और अनंत के बीच हो, तब देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जब वस्तु सी और अनंत के बीच हो तब देखिए प्रतिबिंब में एफ और सी के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा अर्थात वास्तविक बनेगा। तब प्रतिबिंब एफ और सी के बीच या सी और एफ के बीच, बात बराबर ही है, एफ और सी के बीच, एफ और सी के बीच वस्तु से छोटा, वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा, उल्टा होगा, जब उल्टा है तो वास्तविक होगा, उल्टा अर्थात वास्तविक बनता है, उल्टा अर्थात वास्तविक बनता है, उल्टा अर्थात वास्तविक बनता है। इसका डायग्राम देख लीजिए आप, ये हो गया हमारा एक अवतल दर्पण, ले लीजिए आप, मुख अक्ष हो जाएगा, यहाँ पर ध्रुव हो जाएगा, एफ हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए सी और अनंत के बीच यहाँ पर रख लेते हैं, यहाँ पर हमें इसको रख लेते हैं वस्तु को, ठीक है। अब देखिए 2 नियम लगाइए, किरण रेखा नियम, देख फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। और दूसरा क्या है, हम वक्रता केंद्र पर आपतित कर रहे हैं ना, तो इसी पथ पे वापस लौट जाएगी, इसी पथ पे वापस लौट जाएगी, एक ही रेखा है। देखिए यहाँ पे कट रहा है ना, तो यहीं पे प्रतिबिंब बनेगा, मिला दीजिए आप, प्रतिबिंब बन गया ना। देखिए तब प्रतिबिंब एफ और सी के बीच, एफ और सी के बीच आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। वस्तु से छोटा, देखिए वस्तु कितना बड़ा है, इतना छोटा, वस्तु से छोटा, उल्टा है अर्थात वास्तविक है। ये तो हो गया आपका 5 नंबर। 6 नंबर देखिए, 6 हो गए, 7 नंबर देखिए आखिरी है,
काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब वस्तु अनंत पर हो, देखिए इसमें क्या होगा, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। देखिए अभी तक एनालिसिस कीजिए आप, जब हम लोग सी से इधर थे ना, सी से पीछे थे, तो वस्तु छोटा बन रहा था लेकिन प्रतिबिंब बड़ा बन रहा था। अगर पोल को छोड़ दिया जाए, ध्रुव को छोड़ दिया जाए, तो सी पर आए तो क्या बना, बराबर बन गया। ये एक ट्रिक मिल रहा है आपको, लॉजिक। जैसे आप सी के इधर क्रॉस कीजिएगा तो यहाँ पर प्रतिबिंब, वस्तु बड़ा रहेगा लेकिन प्रतिबिंब छोटा बनेगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे हुआ है। देखिए अब यहाँ पे क्या, अब अनंत पर, वस्तु अनंत पर आपको दिख नहीं रहा है, अनंत पर है, तब प्रतिबिंब आप जैसे कि तीसरा नंबर में पढ़िएगा, तीसरा जो नियम था, जब वस्तु फोकस पे हो तब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा था। तो उसी का उल्टा होगा, इसमें क्या होगा, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, तब प्रतिबिंब एफ पर वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा या उल्टा, अर्थात वास्तविक बनेगा, अर्थात वास्तविक बनता है, अर्थात वास्तविक बनता है। इसका एक, इसमें दो बनेगा आपका डायग्राम, देख लीजिए आप, दो से बात समझ में आएगी आपको कैसे हुआ है। काफ़ी ये इसमें बच्चे फंसते हैं। ये देख लीजिए, ये हो गया, यहाँ पे अवतल दर्पण हो गया, इसका ख्याल कीजिएगा हमेशा। पी हो गया, एफ हो गया, सी हो गया, अनंत हो गया। देखिए अनंत पर है तो अनंत का लिमिट नहीं है, नहीं जान रहा है कहाँ पे। तो देखिए अनंत पर है ना, तो आप कहीं से दो आप किनारे रख लाइए। एक हम इधर से ला रहे हैं, इधर से एक मुख्य अक्ष के समानांतर लाए, फोकस होकर गई। फिर इधर से हम एक लाए, मुख्य अक्ष के समानांतर, ये भी फोकस होकर गई, बिल्कुल गई। कहाँ पे काट रहा है, फोकस पे काट रहा है ना, यही प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब बन चुका है यहाँ पे, बहुत छोटा अत्यंत नगण्य बन रहा है। तो अब तो आप कहिएगा अब उल्टा कैसे दिखेगा, तो इसके लिए दूसरा हमारा फिगर काम आएगा। यहाँ पे दूसरा फिगर बना लीजिए आप, इसमें आपको बिल्कुल दिख जाएगा आपका प्रतिबिंब। ये देखिए हमारा एक अवतल दर्पण हो गया, थोड़ा सा कर्व कर दे रहे हैं इसको, अवतल दर्पण हो गया, पी हो गया, एफ हो गया, सी हो गया। अब देखिए क्या कहता है, अब दो किरण हम इधर से लेते हैं, एक यहाँ पे और फिर एक पोल पे। यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर लेंगे, देखिए एक यहाँ पर लेंगे तो एक इधर से होकर जाएगी, पोल पर लेंगे तो बराबर कोण बनाते हुए जाएगी। तो अब देखिए एक तो हम इधर ले लिए, किरण रेखा नियम क्या कहता है, सीधा बन नहीं बन रहा है। एक हम पोल पर ले लें ध्रुव पे, तो क्या बराबर कोण बनाते हुए जाएगी हमारी वापस चली गई। अब फिर यहाँ पे देखिए एक और, इसका देखिए अनंत पर है ना, इसीलिए ये समानांतर ही होगा। यहाँ पर आपतित कीजिए, यहाँ पर आप आपतित कीजिए, तो ये भी, इसके लिए भी यहाँ पे मुख्य अक्ष है। देखिए इसके लिए भी यहाँ पे एक काल्पनिक मुख्य अक्ष है। इसके साथ ये बराबर कोण बनाते वापस जाएगी, देखिए वापस जाएगी, थोड़ा इधर कट गया है, बराबर कोण बनाते वापस जाएगी। तो ये देखिए जो कटान बिंदु बनेगा इसका यहीं पर बनेगा, यहीं पर एक यहाँ से कट रहा है, यहाँ से कट रहा है, यहीं पे आपका प्रतिबिंब बनेगा, समझ गया ना। देखिए ये आपका बड़ा दिख रहा है, बहुत छोटा है, क्योंकि अनंत पे है ना, इसका लिमिट है नहीं कितना बड़ा है। क्योंकि यहाँ से देखिए ये इधर बढ़ेगा, अब इधर से इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है, इधर से आ रहा है समानांतर, और इधर से नियम दो लगा है, तो एक इधर जा रहा है बराबर कोण बनाकर, इधर जा रहा है बराबर कोण बनाकर, तो यहीं पे प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए कितना छोटा है इसकी तुलना में, उल्टा भी है, उल्टा है तो वास्तविक है। तो उम्मीद है आपको किरण आरेख का जो 7 नियम है
अवतल दर्पण के लिए समझ में आ गया होगा, किस तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में किरण आरेख के नियम के पालन करते हुए कितने तरह का हमारा प्रतिबिंब बनता है। फिलहाल इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, कितने तरीक़ों से होता है। अभी तक हम पढ़ चुके हैं समतल दर्पण द्वारा, वो इसमें एक ही तरीका है। उसके बाद अवतल दर्पण द्वारा 7 तरीके पढ़े हैं। अब यहाँ पर पढ़ेंगे उत्तल दर्पण। तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण 3 तरीक़ों से बनाता है प्रतिबिंब का निर्माण, 3 तरीक़ों से। इसमें भी लॉजिक है, 3 तरीक़ों से ही क्यों बनाता है, आइए आपको बताते हैं। ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। देखिए इधर से हम कॉलाई कर दिए, क्या होगा, उत्तल दर्पण हो गया। अब देखिए ये मुख अक्ष हो गया, ये पोल हो गया। तो इसका कहाँ पे है, देखिए इधर है इसका F, इधर है इसका C। तो आप ही अंदाज़ा लगाइए हम वस्तु कहाँ कहाँ रख सकते हैं। P पर रख सकते हैं, F पर थोड़ी ना रख सकते हैं, C पर थोड़ी ना रख सकते हैं भाई, ये तो अंदर का भाग है ना। आप दर्पण के अंदर वस्तु रख दीजिएगा, नहीं होगा। तो इधर ही हमारा ऑप्शन बचा हुआ है, या तो P पर रख सकते हैं, या तो P और अनंत के बीच कहीं रख सकते हैं, या अनंत पर रख सकते हैं। बस यही 3 कंडीशन बन रहा है। इसीलिए उत्तल दर्पण किसी भी प्रतिबिंब का 3 तरीक़ों से निर्माण करता है। चलिए इसको लिख देते हैं। फर्स्ट क्या है, जब वस्तु P पर हो, जब वस्तु P पर हो, P पर हो। ये तो बिल्कुल लीजिए जिस तरह अवतल में था उसी तरह उत्तल में भी होगा, बस फिगर बदल जाएगा। तब प्रतिबिंब भी P पर, तब प्रतिबिंब भी P पर, यानी कि ध्रुव पर वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर सीधा, अर्थात क्या सीधा है तो काल्पनिक बनेगा ना, वास्तविक तो नहीं बनेगा, काल्पनिक बनेगा। देख लीजिए यहाँ पे हम अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण बनाना है, अवतल नहीं, छोटा ही बनाते हैं क्योंकि एक ही पेज में टोटल लोग ख़त्म कर देंगे। P हो गया, F हो गया, R हो गया। यहाँ P पर वस्तु को हम रखेंगे, यहाँ पे वस्तु है तो यहीं पे बनेगा प्रतिबिंब। ये कोई खास बात नहीं है, इजी है, समझ रहे हैं ना। यहाँ प्रतिबिंब बन गया, ये एक तीर की तरह है, दिखाते हैं। तीर का आधा हिस्सा इधर है तो आधा हिस्सा इधर बना है। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। इसको आप दिखा दीजिए पहले उत्तल दर्पण, यहाँ पे उत्तल दर्पण। सेकेंड क्या है, जब वस्तु कहाँ हो, P और अनंत के बीच हो, P और अनंत के बीच हो, P और अनंत के बीच हो। नहीं, जब वस्तु P और अनंत के बीच होगा तब प्रतिबिंब में P और F के बीच वस्तु से छोटा, सीधा अर्थात काल्पनिक बनेगा। तब प्रतिबिंब P और F के बीच, आप देख ही रहे हैं P और F कहाँ है, P और F के बीच वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, सीधा अर्थात काल्पनिक बनेगा। क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा। सीधा अर्थात काल्पनिक बनेगा। इसका देख लीजिए आप, ये हो गया एक उत्तल दर्पण, मुख अक्ष, ध्रुव यानी का पोल, फोकस, केंद्र। यहाँ पर रखना है अनंत के P और अनंत के बीच। देखिए 2 नियम फॉलो करते हैं। एक तो हमारा मुख अक्ष के समानांतर आपतित करते हैं तो फोकस से निकलती हुई क्या होगी, महसूस होगी, फोकस से निकलती हुई महसूस होगी। एक हम P पर आपतित करते हैं तो बराबर कोण बनाते हुए वापस लौट जाएगी। तो ये तो इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं कभी भी। तो इधर मिलाइए आप, इधर बन रहा है ना, यहीं पे बनेगा प्रतिबिंब, सीधा बन रहा है ना। F और P और F के बीच, P और F के बीच बना ना,
वस्तु से छोटा बनेगा, सीधा बनेगा अर्थात काल्पनिक बनेगा। ये हो गया दूसरा। तीसरा जो नंबर जो हमारा हो गया, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। ये भी इजी ही है। जब वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब फोकस पर ही बनेगा, तब प्रतिबिंब फोकस पर, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, एफ पर। वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, सीधा ही बनेगा, सीधा अर्थात काल्पनिक बनेगा, अर्थात काल्पनिक बनेगा। इसका डायग्राम बना लीजिए। ये हो गया हमारा एक उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण हो गया। ये मुख अक्ष हो गया। ये देखिए पी हो गया, एफ हो गया, सी हो गया। वस्तु क्या अनंत पर है, वस्तु का लिमिट नहीं है। तो दो नियम लगाइए। देखिए इसमें क्या है, देखिए दो, इसमें एक किरण आपतित कर रहे हैं फोकस पर, ठीक है, फोकस पर, फोकस पर आपतित कर रहे हैं, तो क्या मुख अक्ष के समानांतर जाएगा, ये मुख अक्ष के समानांतर चला गया। दूसरा हम एक पी पर आपतित कर रहे हैं, पी पर, तो बराबर कोण बनाते हुए वापस लौट जाएगी। तो अब देखिए इधर तो बनेगा नहीं, परावर्तित किरण एक इधर ये है और दूसरा कौन है, ये है। देखिए दोनों इधर भाग रहा है, अभी एक दूसरे को नहीं काटेगी। तब पीछे देखिए, इसको पीछे भगाइए, इधर भगाइए, इसको भी पीछे भगाइए, इसको भी आप पीछे भगाइए। ये एफ पर ही कटेगा, आप अपना मेजरमेंट कर लीजिएगा। आप सोच रहे हो यहाँ पे नहीं कटेगा, ये परावर्तित किरण का ये इमेजिनरी नहीं है, इन दोनों को देखना है, इन दोनों कहाँ पे कट रहा है। यहाँ पे कट रहा है ना, देखिए एफ पर ही बनेगा, एफ पर बना कि नहीं। अब देखिए इसके मुकाबले में ये बहुत छोटा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इधर लिमिट नहीं है। तो देखिए तब प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, सीधा बनेगा अर्थात काल्पनिक बनेगा। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा उत्तल दर्पण का। तो चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग यहाँ से जो पढ़ने जा रहे हैं एक नया पॉइंट, एक नया हेडिंग, नई करतीय परिपाटी या चिन्ह परिपाटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। यहीं से आपको नॉलेज होगा कि दर्पण में कौन सा दूरी धनात्मक होगा, कौन सा दूरी ऋणात्मक होगा, कौन सीधा होगा, कौन उल्टा होगा, वो समझेंगे। उससे पहले आप समझ लीजिए वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होता है। मान लीजिए ये एक दर्पण हो गया, यहाँ पे एक वस्तु हो गया, यहाँ पे एक प्रतिबिंब हो गया, यहाँ पे ध्रुव हो गया। तो वस्तु से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग स्मॉल यू, इसको बोलेंगे वस्तु दूरी, स्मॉल यू से दिखाते हैं। और फिर ध्रुव से लेकर जो हमारा प्रतिबिंब है के बीच की दूरी को हम लोग दिखाते हैं स्मॉल वी से, इसको बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी। ये हो गया वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी। अब देखिए नई करतीय परिपाटी क्या है। किसी गोलीय दर्पण में विभिन्न दूरियां, जैसे में हो जाएगा फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, बहुत सारे दूरी है जिसको मापने के लिए एक परिपाटी का उपयोग किया गया है। उसी परिपाटी को हम लोग बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। इसको लिख देते हैं, किसी गोलीय दर्पण में, किसी गोलीय दर्पण में विभिन्न दूरियां जैसे क्या वक्रता त्रिज्या, याद रखिएगा यहाँ से वक्रता त्रिज्या, स्मॉल आर, फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर भी दिखा देते हैं, इसको तब हमेशा स्मॉल एफ ही दिखाइएगा, बेहतर रहेगा। वस्तु दूरी स्मॉल यू या प्रतिबिंब दूरी वी
इत्यादि को मापने के लिए बहुत सारी दूरियां होती है, मेन यही दूरी है। इत्यादि को मापने के लिए जिस परिपाटी का उपयोग होता है, जिस परिपाटी का उपयोग किया गया है उसे नहीं करती परिपाटी या चिन्ह परिपाटी कहते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, उसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं, उसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। अब देखिए यहाँ से चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो हमारा चिन्ह परिपाटी है ये क्या कहता है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार नंबर 1 क्या कहता है। चिन्ह परिपाटी देखिए, किसी गोलीय दर्पण में विभिन्न दूरियां जैसे वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी, वस्तु दूरी या प्रतिबिंब दूरी इत्यादि को मापने के लिए जिस परिपाटी का उपयोग किया गया उसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। ये हो गया चिन्ह परिपाटी, याद रखिएगा इसको। अब देखिए चिन्ह परिपाटी का कुछ नियम कानून है। क्या कहता है, पहला नियम क्या कहता है, प्रत्येक दूरी को हम ध्रुव यानी कि पोल से मापते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, वरना इसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। पहला क्या है, सभी दूरियों को हम ध्रुव से नापते हैं, सभी दूरियों को हम ध्रुव यानी कि पोल P से मापते हैं, P से मापते हैं। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है क्या। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां पॉजिटिव होती है यानी कि धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। और तीसरा क्या है, आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां मुख्यतः 2 ही है, लेकिन तीसरा भी बन जाता है, इसका उल्टा हो जाएगा। आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या ऋणात्मक यानी कि निगेटिव होगी, ऋणात्मक यानी कि माइनस होती है, ऋणात्मक होती है। आप देखिए इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, यहीं से आप समझ जाइएगा कि अवतल दर्पण में कौन सा दूरी पॉजिटिव होगा, कौन सा दूरी नेगेटिव होगा। उत्तल दर्पण में कौन सा दूरी पॉजिटिव होगा, कौन सा दूरी नेगेटिव होगा। पहले हम लोग आते हैं अवतल दर्पण पे, अवतल दर्पण पे आते हैं। क्या होगा, अवतल दर्पण एक बना लीजिए आप यहाँ पे अवतल दर्पण। ये हो गया आपका, देखिए ये हो गया मुख्य अक्ष। यहाँ पे अवतल दर्पण बना लीजिए। P हो गया, ओके। अवतल नहीं, सॉरी ये उत्तल हो गया। इसको मिटाते हैं ज़रा और उल्टा दिशा में इसको बनाते हैं हम। ये उत्तल हो गया था, ये आपका अवतल होगा, ये अवतल होगा। ये हो गया अवतल, P हो गया। देखिए यहाँ पे आपका हो गया F हो गया, यहाँ पे C हो गया। तो देखिए इसके देखिए पहला नियम क्या कहता है, सभी दूरियों को हम ध्रुव से मापते हैं, तो ही ना ध्रुव से है। अगर F को मापना है तो ध्रुव से मापेंगे, C को मापना है ध्रुव से मापेंगे। अब देखिए आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। अब यहाँ पे किरण आप इधर से नापतित कीजिएगा, इधर से, इधर थोड़ा ना कर दीजिएगा, इधर तो सॉरी यहाँ इधर से किरण इधर से आपतित कीजिएगा ना, ये परावर्तक सतह है,
इधर से आपतित कीजिएगा, तब देखिए क्या होता है। इधर से यहाँ पे कोई वस्तु रख लेते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा वस्तु। अब देखिए वस्तु हो गया, तो पहले हम देख लेते हैं वस्तु दूरी इसका पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। वस्तु दूरी देखिए पी से हम लोग ये हम किरण को आपतित करेंगे, इधर से करेंगे, वस्तु इधर से करेंगे ना, तो इधर हम जो भी नापेंगे हमारा पॉजिटिव होगा और इधर जो भी नापेंगे निगेटिव होगा। तो हम देखते हैं पहले यू देखते हैं, यू क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि हम इधर से नापेंगे ना, तो यू हमारा निगेटिव होगा जाएगा, यू हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। फोकस देखिए पी से एफ, फोकस भी हमारा माइनस से हो जाएगा। सी देखिए वक्रता, ये फोकस दूरी हो जाएगा, फोकस दूरी। अब ये देखिए वक्रता त्रिज्या भी माइनस में हो जाएगा। अब देखिए इसका प्रतिबिंब अगर इधर बनता है तो हम लोग यहाँ से नापेंगे तो v बराबर पॉजिटिव होगा, और इधर बनता है तो निगेटिव होगा। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दोनों तरफ बनता है, तो पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा। ये हो जाएगा अवतल दर्पण। अब आइए उत्तल दर्पण पर, ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण बना लेते हैं हम। ये हो गया हमारा मुख अक्ष, पी हो जाएगा, एफ हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए नियम क्या कहता है, सभी दूरियों को हम दो मापते हैं। तो पहले देख लीजिए आप वस्तु दूरी, वस्तु आप इधर रखिएगा ना, इधर 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 रखिएगा ना, तो यहाँ से नापिएगा। तो आपतित किरण क्या है, इधर से हम किरण आपतित करेंगे, तो आप इसकी दिशा में नापिएगा तो पॉजिटिव होगा। लेकिन हम जब हम वस्तु दूरी लेंगे, सॉरी वस्तु दूरी यू, यही ना यू है, वस्तु दूरी है, माइनस हो जाएगा। तो उत्तल दर्पण के लिए यू क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यू है, ये यू है, यू। अब देखिए अब प्रतिबिंब क्या बनेगा, आप ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण प्रतिबिंब हमेशा इधर ही बनता है, तो क्या है वी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। इधर प्रतिबिंब बनेगा, अगर इधर प्रतिबिंब बनेगा तो अब यहीं से नापिएगा ना, तो ये आपतित किरण दिशा है ना, तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब फोकस दूरी एफ देखिए, एफ भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि आपतित किरण दिशा में हम इधर से नाप रहे हैं। हमारा आर त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, देखिए अवतल दर्पण में वस्तु दूरी हमारा निगेटिव होगा, फोकस दूरी निगेटिव होगा, वक्रता त्रिज्या निगेटिव होगा, वस्तु दूरी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होगा। उसका पोजीशन देखेंगे उसके हिसाब से। अब ये हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी निगेटिव होगा, दोनों में वस्तु दूरी निगेटिव ही होगा। प्रतिबिंब दूरी इसमें पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसमें हमेशा प्रतिबिंब इधर बनेगा। फोकस दूरी पॉजिटिव होगा, देख लीजिए, वक्रता त्रिज्या भी पॉजिटिव होगा, इसमें सिर्फ वस्तु दूरी निगेटिव होगा। तो ये बॉक्स आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ आपका नई कर्तीय परिपाटी यानी चिन्ह परिपाटी, जो आपको बहुत मदद करने वाला है। तो उम्मीद है ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अपन आगे बढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे दर्पण का उपयोग, आखिरी पॉइंट हमारा दर्पण का उपयोग। उसके बाद फिर बताएंगे अब क्या करना है। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा दर्पण का उपयोग, यानी कि दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है हमारी आम जिंदगी में, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। दर्पण का उपयोग क्या है, दर्पण का उपयोग, दर्पण का उपयोग। तो देखिए दर्पण तो यहाँ 3 तरह के दर्पण हैं, एक समतल दर्पण है, अवतल है और उत्तल है। तो तीनों का उपयोग अलग अलग है। पहले हम लोग पढ़ते हैं समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है समतल दर्पण में। समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण में देखिए इसका उपयोग क्या होता है, हो जाएगा आपका जो फर्स्ट हो जाएगा ये चेहरा देखने में। चेहरा देखने में हम लोग अक्सर चेहरा देखते हैं, वो समतल दर्पण ही होता है। चेहरा देखने में हमारा बी हो जाएगा। ये तो नॉर्मल है, हम लोग जो घरों में जो हम लोग अपना दर्पण आईना रखते हैं वो समतल दर्पण होता है। और दूसरा क्या होगा, पेरिस्कोप में, पेरिस्कोप या परिदर्शी में, पेरिस्कोप या परिदर्शी, इसको हिंदी में बोलते हैं परिदर्शी, पेरिस्कोप या परिदर्शी में। अब ये क्या होता है, देखिए ये एक तरह का यंत्र होता है। इसका इस्तेमाल अक्सर समुद्री यंत्रों में, पनडुब्बी हो गया, रडार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल जैसे कोई जहाज़ नीचे है और ऊपर की चीज़ को देखना है, या ऊपर है नीचे की चीज़ को देखना है, तो उस स्थिति में इसका उपयोग किया जाता है। ये होता कैसे है, देख लीजिए।
जैसे ये हो गया, देखिए ये हो जाएगा पेरिस्कोप, ये हो जाएगा ये, और फिर ये देखिए इसका एक फिगर बनाते हैं पेरिस्कोप में। यहाँ पे अथी हो गया हमारा जो दिखने वाला, यहाँ से हम देख रहे हैं वस्तु को, ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, यहाँ पे वस्तु रखा है, देखिए यहाँ पे एक दर्पण लगा होता है, यहाँ पे एक दर्पण लगा होता है, फिर यहाँ पे एक दर्पण लगा होता है, समतल दर्पण। तो देखिए इसका प्रतिबिंब क्या है, यहाँ से आएगा, इसका प्रकाश निकलेगा, यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, फिर ये इसको जब परावर्तित करेगा तो इसका प्रतिबिंब डायरेक्ट आके यहाँ पे बनेगा, ठीक है, और फिर ये परावर्तित करेगा तो इसका प्रतिबिंब जाकर आँख पर बनेगा, तब हम लोग वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कि ये पानी के अंदर ये कोई मान ले कोई व्यक्ति है, ऊपर की चीज़ को देखना है तो डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं ना, ऊपर पानी आ जाएगा, इसीलिए यहाँ की चीज़ को यहाँ से देख सकते हैं, ये है, या यहाँ की चीज़ को यहाँ से देख सकते हैं। ये हो गया पेरिस्कोप या परिदर्शी। और हमारा तीसरा क्या है, क्लेडोस्कोप। क्लेडोस्कोप या बहुमूर्तिदर्शी। क्लेडोस्कोप या बहुमूर्तिदर्शी में ये क्या होता है, देखिए ये एक तरह से ये हो गया हमारा क्लेडोस्कोप या बहुमूर्तिदर्शी का फिगर बनाते हैं, क्या होता है इसको समझाने वाले हैं आपको। ये होगा, देखिए ये भी एक तरह का यहाँ पे एक समतल दर्पण रहेगा, फिर यहाँ भी एक समतल दर्पण रहेगा, और इसके बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रखा रहेगा, इस तरह का ये वस्तु होता है, देखिएगा इस तरह से। ये हो गया, अक्सर ये खिलौने उलौने में इसका इस्तेमाल होता है। देखिए यहाँ भी परावर्तक सतह है, यहाँ भी परावर्तक सतह है, इसका फिगर यहाँ बनेगा, फिर इसका फिगर यहाँ बनेगा, यानी कि ये जो वस्तु है इसका बहुत सारा फिगर बनेगा। तो ये होता है हमारा क्लेडोस्कोप या बहुमूर्तिदर्शी। ये तो हो गया समतल दर्पण हो गया, ये समतल दर्पण हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण में हमारा पहला हो जाएगा गोलीय दर्पण का पहले लिख देते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण इसका फर्स्ट उपयोग क्या है, टॉर्च या सर्च लाइट तथा गाड़ी के हेडलाइट में इसका कारण भी बताएंगे क्यों इसका इस्तेमाल ऐसे होता है। तथा गाड़ी की हेडलाइट देखिएगा, जो फ्रंट का जो लाइट होता है वो वाला। और दूसरा क्या है हमारा हजामती दर्पण के रूप में, और जो हमारा तीसरा है वो सौर कुकर या सौर भट्टियों में। देखिए कैसे इसका इस्तेमाल होता है, कहाँ पे होता है। पहला क्या है, टॉर्च या सर्च लाइट या गाड़ी की हेडलाइट में। टॉर्च हम लोग अपने घरों में रखते हैं, टॉर्च वो हो गया टॉर्च या सर्च लाइट। और गाड़ी की हेडलाइट जो फ्रंट का आगे का जो हेडलाइट होता है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण है ये, इसका इस्तेमाल। देखिए हम लोग पढ़े हैं कि जब अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर अवतल दर्पण में कोई वस्तु फोकस होकर जाएगी, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, फोकस होकर जाती है तो वह मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित हो जाती है। तो इसी तरह लाइट का डिजाइन इस तरह किया जाता है कि ताकि जब इसमें से कोई प्रकाश निकलती है लाइट, आप देखिएगा लाइट में अक्सर ऐसा एक इस टाइप का होता है, ये बहुत चिकना सतह होता है ये वाला। तो यहाँ से जब प्रकाश निकलती है ना, तो इस तरह से पोजीशन बनाया जाता है कि ये फोकस होकर जाए। जब फोकस होकर जाएगी तो एकदम सीधा काफ़ी दूर तक इसका प्रकाश जाता है, ताकि दूर तक इसका रोशनी फैल सकता है। इसलिए इसका उपयोग गाड़ी की हेडलाइट या सर्च लाइट में किया जाता है। और दूसरा क्या, हजामती दर्पण के रूप में। और हम लोग एक और पढ़े हैं हजामती दर्पण के रूप में, जब हम वस्तु को यहाँ पे P और F के बीच में रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा सीधा बनता है। इसीलिए इसका उपयोग हजामती दर्पण, जहाँ पे नाई की दुकान होता है वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, ताकि चेहरे का बड़ा एक इमेज बन सके, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है हजामती दर्पण के रूप में। तो इसका हम लोग कारण दे सकते हैं। हम जानते हैं कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के पोल यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं, तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा सीधा अर्थात काल्पनिक बनता है। इसी खूबी की वजह से इसका इस्तेमाल अवतल दर्पण में किया जाता है। तीसरा क्या, सौर कुकर या सौर भट्टियों में।
सौर कुकर या सौर भट्टियों में। देखिए हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण है, यानी क्या, ये प्रकाश की किरणों को एक जगह पे जमा करती है, एक जगह पे जमा करती है, एक जगह पे जमा करेगी। कहीं से आप इधर मारिएगा, एक बिंदु पे जमा होगा, ये एक बिंदु पे जमा होगा, यानी क्या, बहुत सारी किरणों को एक बिंदु पे जमा होगा। तो बहुत सारा प्रकाश जब एक जगह पे जमा होगा तो वहाँ ऊष्मा का मान बढ़ जाएगा। यही होता है जब ये सूर्य के प्रकाश को एक जगह पे इकट्ठा कर देता है और ऊष्मा का मान को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से सौर कुकर में इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका हम लोग कॉज दे सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण एक अभिसारी दर्पण होता है, जो किरणों को एक जगह पे एक बिंदु पे एकत्रित करता है। तो इस गुण के कारण इसका उपयोग आपका सौर कुकर के रूप में किया जाता है। ये तो हो गया हमारा अवतल दर्पण का उपयोग। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। क्या है हमारा अगला पॉइंट, क्या है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। उत्तल दर्पण, इसका फर्स्ट उपयोग हो जाएगा साइड मिरर के रूप में। क्या हो जाएगा, साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में। ये दूसरा हो जाएगा हमारा रोड लाइट के रूप में, रोड लाइट के रूप में, रोड लाइट के रूप में। देखिए पहला साइड मिरर के रूप में क्यों होता है। देखिए हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण किसी वस्तु को हमेशा वस्तु से छोटा, सीधा तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु से छोटा, सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। साथ ही उत्तल दर्पण का दृष्टि विस्तार अधिक होता है, यानी कि अधिक दूर तक के इमेज को कैप्चर कर सकता है, दृष्टि विस्तार अधिक होता है, जिस कारण साइड मिरर का उपयोग उत्तल दर्पण के रूप में होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में होता है। दूसरा क्या है, रोड लाइट के रूप में। देखिए रोड लाइट क्या बोलते हैं, जो रोड के साइड पे जो हमारा पोल होता है उसके ऊपर जो लगा होता है हमारा टॉर्च लाइट, वो हो जाएगा रोड लाइट, क्योंकि उसको अधिक प्रकाश बिखेरने की, फैलाने की जरूरत होती है। तो देखिए उत्तल दर्पण हम लोग क्या, उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण है, यानी क्या, यह वस्तु को अधिक दूर तक फैलाता है। यही है ना उत्तल दर्पण आपका, ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। इस पर आप प्रकाश के परावर्तित कीजिएगा, ऐसे भागेगा, फिर कीजिएगा ऐसे भागेगा, ऐसे भागेगा, ऐसे भागेगा, यानी क्या, इसका आप डिफिनेशन दे सकते हैं। हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण एक अपसारी दर्पण है, जो प्रकाश की किरणों को अपेक्षाकृत अधिक दूर तक प्रसारित करता है, जिस गुण के कारण इसका उपयोग रोड लाइट के रूप में होता है। तो ये तो हो गया कंप्लीट हो गया आपका दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का और उत्तल दर्पण का। इसमें से भी पूछ देता है कभी कभी 2 नंबर का, तो आप लोग इसका फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले दर्पण की पहचान कैसे करें, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि दर्पण की पहचान। दर्पण की पहचान कैसे करें, कैसे मालूम होगा कि ये दर्पण कौन सा दर्पण है, समतल है या अवतल है या उत्तल है। तो देखिए दर्पण के पहचानने की निम्नलिखित 2 विधियां हैं। दर्पण के पहचानने की 2 विधि है, दर्पण के पहचानने की 2 विधियां हैं, दर्पण के पहचानने की 2 विधियां हैं, 2 विधियां हैं, 2 विधियां हैं, यानी कि तीनों दर्पण लिख लीजिए, तीनों दर्पण यानी कि समतल, अवतल, उत्तल, तीनों दर्पण को पहचानने की 2 विधियां। नंबर 1 क्या है, छूकर, छूकर, छूकर पहचानना, छूकर पहचानना। और दूसरा क्या है, बिना छुए। पहले हम छूकर चलते हैं, ठीक है, छूकर कैसे पहचानेंगे। देखिए इसके लिए हम तीनों दर्पण को बारी बारी से छुएंगे। यदि परावर्तक सतह समतल होगा, सपाट होगा, प्लेन होगा, तो वो हमारा समतल दर्पण होगा। ओके, यदि परावर्तक सतह धंसा होगा तो वो हमारा अवतल दर्पण होगा। तीसरा क्या है, यदि परावर्तक सतह उभरा होगा तो हमारा उत्तल दर्पण होगा। ये होगा छूकर, हो गया छूकर पहचानना। हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा इसका ए, यदि परावर्तक सतह, इसके लिए हम तीनों दर्पण को तीनों दर्पण को छुएंगे। यदि परावर्तक सतह समतल हो, समतल हो तो समतल दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा, हो गया। और दूसरा बी नंबर में लिख सकते हैं, यदि परावर्तक सतह क्या हो, धसी हो, यानी अंदर की तरफ हो, धसी हो, तो अवतल दर्पण होगा। क्या होगा, अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। हमारा जो तीसरा हो जाएगा, यदि परावर्तक सतह उभरी हो, यदि परावर्तक सतह उभरी हो, यदि परावर्तक सतह उभरी हो तो उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा।
उत्तल दर्पण होगा। तो ये हो गया छूकर। इसके लिए क्या करना, देखिए छूकर पहचानने के लिए हम तीनों दर्पण को बारी बारी से छुएंगे। यदि परावर्तक सतह समतल हो तो वो समतल दर्पण होगा, यदि परावर्तक सतह धंसी हो तो अवतल दर्पण होगा, यदि परावर्तक सतह उभरी हो तो उत्तल दर्पण होगा। अब आएंगे जो हमारा दूसरा नंबर क्या है, बिना छुए। दूसरा नंबर क्या है, बिना छुए। बिना छुए, बिना छुए। देखिए बिना छुए किसी दर्पण को पहचानने के लिए हम सबसे पहले उसके सामने एक वस्तु को रखेंगे और बारी बारी से उसका प्रतिबिंब का निर्माण कराएंगे। यदि बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर, सीधा और वस्तु से समान दूरी पर हो तो वह समतल दर्पण होगा। यदि बनने वाला, दूसरा नंबर ये होगा समतल दर्पण। दूसरा हो गया, यदि बनने वाला प्रतिबिंब कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी वास्तविक, कभी काल्पनिक हो तो वह अवतल दर्पण होगा। यदि बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा, हमेशा सीधा तथा हमेशा काल्पनिक हो तो वह हमारा उत्तल दर्पण होगा। बिना छुए, बिना छुए, देखिए बिना छुए दर्पण की पहचान करने के लिए, बिना छुए दर्पण की पहचान के लिए एक वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण कराएंगे। एक वस्तु के प्रतिबिंब, बिना छुए दर्पण की पहचान करने के लिए दर्पण के सामने एक वस्तु रखकर बारी बारी से, दर्पण के सामने वस्तु रखकर, दर्पण के तीनों, दर्पण के सामने, यहाँ पर तीनों लिख लीजिएगा, तीनों दर्पण के सामने वस्तु रखकर प्रतिबिंब बनाएंगे, प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे, करेंगे। यदि बनने वाला प्रतिबिंब, यदि बनने वाला प्रतिबिंब नंबर 1 हमेशा क्या होगा, सीधा, वस्तु के बराबर तथा वस्तु से समान दूरी पर हो, यानी समान दूरी पर हो तथा समान दूरी पर हो तो वह समतल दर्पण होगा। तो वह समतल दर्पण होगा। क्या होगा, समतल दर्पण होगा। तो वह समतल दर्पण होगा। दूसरा क्या है, यदि बनने वाला प्रतिबिंब, ये बनने वाला प्रतिबिंब सबके लिए हो गया, सबके लिए। यदि बनने वाला प्रतिबिंब कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी सीधा या कभी उल्टा, कभी सीधा या कभी उल्टा हो तो वह क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण होगा। ये हो गया दूसरा। तीसरा भी, यदि बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा छोटा मतलब क्या, वस्तु से छोटा, सीधा तथा वास्तविक हो। सीधा है, सीधा, इसमें सीधा, हमेशा छोटा, सीधा तथा काल्पनिक हो। सीधा है तो काल्पनिक होगा, तथा काल्पनिक हो तो वह क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। क्या जाएगा, उत्तल दर्पण होगा। देखिए ये हो गया बिना छुए। बिना छुए दर्पण की पहचान करने के लिए तीनों दर्पण के सामने वस्तु रखकर प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। यदि बनने वाला प्रतिबिंब फर्स्ट हमेशा सीधा, वस्तु के बराबर तथा समान दूरी पर हो तो वह हमारा समतल दर्पण होगा। ये हो गया। दूसरा क्या है, कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी सीधा, कभी उल्टा हो तो वह अवतल दर्पण होगा। तीसरा हो गया, हमेशा छोटा, सीधा तथा काल्पनिक हो तो वह उत्तल दर्पण होगा। क्योंकि हम लोग ऐसा पढ़े थे हम लोग दर्पण के निर्माण में, क्योंकि यह आपका देखिए समतल दर्पण हमेशा सीधे बनाएगा, वस्तु के बराबर बनाएगा, और अवतल दर्पण क्या होगा, वो कभी छोटा बनाएगा, कभी बड़ा बनाएगा, कभी दर्पण के आगे, कभी दर्पण के पीछे बनाता है। ये उत्तल दर्पण क्या, हमेशा वस्तु से छोटा बनाता है, सीधे बनाता है, काल्पनिक बनाता है। ये तो हो गया दर्पण की पहचान।
तो उम्मीद है अभी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आ जाता है कुछ समझ लीजिए आप, मतलब दर्पण, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में क्या हम लोग अंतर किस तरह कर सकते हैं। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर आप 4-5 पॉइंट दे सकते हैं। आप दो खंड बना सकते हैं, इधर अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, और इधर बना लीजिए आप उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण। ये हो गया। अब लिख दीजिए पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, इसकी परावर्तक सतह धसी होती है, हो गया। और उत्तल दर्पण में लिखिएगा इसकी परावर्तक सतह उभरी होती है, ठीक है। अच्छा अब देखिए अवतल दर्पण में दूसरा पॉइंट देखिए, यह वस्तु का कभी छोटा कभी बड़ा, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी सीधा कभी उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा क्या हो जाएगा, यह वस्तु का हमेशा छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यह देखिए कुछ गुण लिख देना है बस, कोई बात नहीं है। तीसरा अवतल दर्पण, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, निगेटिव होती है। उत्तल दर्पण, इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है यानी कि पॉजिटिव होती है। और देखिए चौथा, इसी तरह बहुत सारे आप एग्जांपल दे सकते हैं। चौथा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा इसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है, ये अवतल दर्पण की, ये भी निगेटिव होती है, और इसकी वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होती है, ये तो हो गए 4 हम आपको बता चुके हैं। इसी तरह का बहुत सारा मिल जाएगा आपको, बस 3-4 दे देना है आपको, बस वही हो जाएगा। तो ये यहाँ तक तो लगभग आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। इसमें जो बच गया है, जो भी मटेरियल बच गया है, वो बच गया है हमारा ये आपका वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, यानी कि आर और एफ में। आर बराबर क्या होता है, 2f होता है, या एफ बराबर r/2 होता है। और दूसरा हमारा जो बच गया है वो लेंस दर्पण सूत्र बच गया है, दर्पण सूत्र, यानी कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दोनों दर्पण के लिए ये r बराबर 2f, इसका 2 हो जाएगा, दोनों बात बराबर है। और ये 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसका 2 हो जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण पे और उत्तल दर्पण पे। कुल मिलाकर 4 हमारा एक सूत्र बच गया है सिद्ध करने वाला। तो हम इसलिए आप लोगों के लिए उसका एक अलग वीडियो लाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिद्ध करने वाला होगा। दर्पण का जो चारों सूत्र है, 2 सूत्र है मुख्तः, लेकिन 4 बन जाता है, चूँकि अवतल भी है उत्तल भी है, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में सिद्ध करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और किसी तरह की प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।